लॉजिक वाला क्या हाल है? नमस्ते सर गालिब जी और बाकी लोग नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी आपको भी। नमस्ते सर जी। जब जब बिग बैंग हुआ था तो उस बिग बैंग पार्टिकल का साइज क्या था? यार मुझे तो नहीं पता कि क्या था। जो नेट पे दिखा रहा है कि ये करीब एक इंसान या उसके आसपास का था। तो मेरा सवाल ये है कि अगर वो 1 मीटर का साइज का भी था तो इस पूरे संसार इस वर्ल्ड की सारी एनर्जीज उसमें कंप्रेस होकर के कैसे समाई हुई थी? यार ये जो बात है ना, इसकी बात की हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसीलिए तो ये बात एक मिस्ट्री है ना। सब्सटेंशियल सर क्या कुछ बताना चाहेंगे आप इनको कुछ? हाँ जी। और देखिए जी, बात ये है कि जो बिग बैंग की हमारे पास जो एविडेंस है, ठीक है? वो आपको बेसिकली ये बताता है और कुछ इक्वेशंस की बैक प्रोजेक्शन से आपको ये बताते हैं कि जो एक इनिशियली एक पैच ऑफ जिसको कहते हैं टेक्निकली बोलते हैं पैच ऑफ रिपल्सिव ग्रेविटी, ठीक है? यानी आपको ये तो पता ही है कि जनरल रिलेटिविटी की जो कुछ इक्वेशंस हैं वो अलाउ करती हैं कि ग्रेविटी जो है वो रिपल्सिव भी हो सकती है, ठीक है? अब हमें तो यही इस वक्त जो हम देखते हैं, हमें तो यही पता है कि भी ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ठीक है? लेकिन यह है कि जो जनरल रिलेटिविटी की जो इक्वेशंस हैं वो उसको रिपल्सिव भी क्या कहते हैं, कह सकते हैं, यानी उसको अलाउ करती हैं। तो बेसिकली इस पे ज़ाहिर बात है बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, इस वक़्त और भी कई थ्योरीज़ हैं, लेकिन जो एक जो स्टैंडर्ड इन्फ्लेशनरी थ्योरी का जो एक पार्ट है, वो ये है कि चूँकि आपकी जनरल रिलेटिविटी ग्रेविटेशनल रिपल्शन अलाउ करती है, तो ये शुरू में एक जो पैच है, वो कहते हैं जी तकरीबन 10 टू द पावर -30 मीटर्स के बराबर है, 10 टू द पावर -30 मीटर्स, ठीक है? और वो जो शुरू में जो ग्रेविटेशनल जो 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 ये जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ऐसी है कि वो रिपल्सिव ग्रेविटी जो है वो क्रिएट कर रही है। दैट ग्रेविटेशनल रिपल्शन उस थ्योरी के मुताबिक वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द बिग बैंग। और वो जो पैच है वो क्या कहते हैं फिर जाता है इन अ फेज ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन और उसका डबलिंग टाइम जहां तक मुझे याद है उस कैलकुलेशन के मुताबिक डबलिंग टाइम कहते हैं तकरीबन 10 टू द पावर -38 सेकंड्स है। यानी क्या मतलब है उसका कि आफ्टर एवरी 10 टू द पावर -38 सेकंड्स वो डबल हो रहा है, ठीक है? तो जिसका मतलब ये है कि वो तकरीबन बाय अ फैक्टर ऑफ 10 टू द पावर 28 वो डबल कर जाता है अपने 100 डबलिंग टाइम, ठीक है? तो ये क्या कहते हैं, इसके बाद से जो आपकी जो ऑब्जर्वेबल पार्ट है ना वो इसके बाद से शुरू होता है जब इतनी ज्यादा वो एक्सपेंशन हो चुकी है। उससे पहले की ये कैलकुलेशन है, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड बात नहीं हो रही, ठीक है? तो बहरहाल ये जो इन्फ्लेशनरी थ्योरी के ये का जो पार्ट है उस पर आई नो कि बहुत सारे साइंटिस्ट इससे डिसएग्री भी करते हैं, इन कैलकुलेशन से डिसएग्री भी करते हैं। इसका प्राइमरी जो बंदा है अगर आप उसका काम फॉलो करना चाहते हैं तो वो एलन गूथ है, उसके काम पे आजकल इतराज़ात भी उठते हैं, उससे भी हम वाकिफ़ हैं। लेकिन बहरहाल ये भी बात दुरुस्त है कि जो बाकी सारी कैलकुलेशंस हैं, यानी वो आई मीन जो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की इसके मुताबिक जो कैलकुलेशनें निकलती हैं वो सरप्राइजिंगली क्या कहते हैं एग्री करती हैं विद एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। तो इस वक्त जो बेस्ट अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि चूंकि ग्रेविटी रिपल्सिव भी हो सकती थी एट अर्ली टाइम्स, तो वो इनिशियल जो बिग बैंग है उसकी सोर्स ये थी, लेकिन आने वाले वक्तों में ये अंडरस्टैंडिंग बदल सकती है, इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो अगर मैं ये कहूँ या कोई ये कहे कि जैसे लॉजिक वाला पैदा हुआ है अपने माँ बाप से, तो ये प्रेजेंट यूनिवर्स भी पैदा हुआ है इसके पुराने वाले यूनिवर्स के खत्म होने से। इसमें क्या गलती है, ये इस पे टिप्पणी कीजिए। देखिए बात ये है कि मल्टीवर्स की थ्योरी भी एट द एंड ऑफ द डे वो मल्टी
वर्ड्स की थ्योरी है, वो थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं। आई नो कि देयर आर मैथमेटिकल मॉडल्स हाइपोथेसिस हैं। कहें सर, आवाज़ आ रही? हाइपोथेसिस कहें सर, हाँ, किसी ने थ्योरी को कुछ और ही बना देना है। हाँ, आ मेरा रही है। मतलब वो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, हाइपोथेसिस हैं, जिनका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है वो ज़ाहिरी बात है नहीं है इस वक़्त। इम्पोर्टेंट बात ये है, जब आप इस तरह के सवालों पर सोच रहे हों, तो एक गाइडिंग सोच इंसान ज़ाहिरी बात है हमारी लिमिटेड सोच है, वो कहाँ तक, किस हद तक जा सकती है, तो उसमें मैं कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल सामने रख देता हूँ, हम पहले भी बात करते हैं। एक तो पहली बात ये है कि देखिए कि जो हमारा ज़हन जिस तरीके से सोचता है कि हम हर चीज़ के पीछे एक वजह तलाश करना चाहते हैं, हर चीज़ के पीछे एक कॉज़ तलाश करना चाहते हैं, इसको हमें समझना है कि ऐसा हम क्यों सोचते हैं। एक तो ये है कि ये गालिब के साथ कई दफ़ा इस मौजू पर बात हो चुकी है। इन प्रिंसिपल आप इस बात को समझिए कि ये जो नोशन ऑफ कॉज़ैलिटी है ना, ये इंसान इस वजह से ये यूनिवर्स से वो इन्फर करता है और इस वजह से ये कॉज़ैलिटी का नोशन वो अख़ज़ करता है कि भाई जब आपके पास फंडामेंटल फोर्सेस मौजूद हैं, पार्टिकल्स वग़ैरह मौजूद हैं, जब पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस भी हैं, कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, कुछ रिपल्सिव फोर्सेस हैं और कुछ पोटेंशियल फील्ड्स हैं। अगर आप फिजिक्स को फॉलो करते हैं तो कुछ पोटेंशियल फील्ड्स हैं और किसी पोटेंशियल के अगेंस्ट मूव करने के लिए, कोई काम करने के लिए या पार्टिकल की स्टेट में चेंज लाने के लिए आपको किसी फोर्स या किसी वजह की जरूरत है। यानी जब आपके पास ये सारी चीजें मौजूद है ना, पार्टिकल्स भी हैं, फोर्सेस भी हैं, उनकी फील्ड्स भी हैं और उन फील्ड पोटेंशियल फील्ड्स के अगेंस्ट पार्टिकल की स्टेट में चेंज लाने के लिए आपको रीजंस दरकार हैं। तो कॉज़ैलिटी का आगाज भी इधर से ही होता है। अगर आपके पास ये चीजें हैं ही नहीं है, मतलब हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। देयर आर मेनी लेवल्स ऑफ नथिंगनेस, अगर उस पर आप जाना चाहेंगे, वो एक सेपरेट स्टोरी है कि व्हाट इज नथिंगनेस। लेकिन जब ये बुनियादी फील्ड्स ही नहीं है, अगर ये प्री एग्जिस्टिंग नहीं है, अगर पार्टिकल्स भी नहीं है और फील्ड्स में इनके लिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है, तो जिसके अगेंस्ट मूव करने के लिए हर चीज एक ही पोटेंशियल पर मौजूद है, पोटेंशियल डिफरेंसेस नहीं है, तो बेसिकली ये सवाल के कुछ होने के लिए कोई वजह होनी चाहिए, को कारण होना चाहिए। इस ये क्लेम करने का बेसिस डिसॉल्व कर जाता है, क्योंकि हमें खुद लगता है कि कॉज़ैलिटी खुद इस सूरत में यूनिवर्स की जब ये बेसिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं तो उसकी इमर्जेंट प्रॉपर्टी है और हमारे पास कोई बेसिस नहीं रह जाती ये अस्यूम करने के लिए कॉज़ैलिटी यूनिवर्स की इस हालत को प्रीसीड करती है। जब हमारे पास ये बेसिस डिसॉल्व हो जाती है कॉज़ैलिटी को अस्यूम करने की कि वो यूनिवर्स को प्रीसीड करती नहीं करती, तो फिर हमारे पास बेसिकली ये सवाल करना कि उस वक़्त चीज़ों के होने के लिए कोई कारण दरकार था, ये सवाल बेसलेस हो जाता है। और क्या ऐसा है कि उस फ़ेज़ की हमारे पास अगर कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमारे पास हो, तो क्या हमें लगता है कि बगैर कारण के, बगैर वजह के, बगैर कॉज़ के कुछ चीज़ें हो रही हैं? तो क्वांटम फ्लक्चुएशन आपको पॉइंट ज़रूर करती हैं, जो स्पॉन्टेनियस अराइज़िंग ऑफ पार्टिकल्स की तरफ जो आपने पता है कि जो आपको पता है कि जो पार्टिकल्स इन एंड आउट ऑफ एक्जिस्टेंस जो है वो पॉप इन और पॉप आउट करते हैं। तो मेरा मतलब इंसानी ज़हन लिमिटेड है, हमारा ज़हन उस बिग बैंग और उस अर्ली फेज़ से पीछे ना सोच सकता है, ना उस वक़्त को सोच सकता है। लेकिन अगर आपने ठान ही लिया कि सोचना है, तो सोच को इस तरफ जब आप लेकर जाएँगे कि कॉज़ैलिटी यूनिवर्स को प्रीसीड करती है, ये हम कह ही नहीं सकते, कोई बेसिस नहीं है और मोस्ट लाइकली कॉज़ैलिटी यूनिवर्स की एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। तो फिर शायद उस वक़्त चीज़ों के होने के लिए चीज़ें कुछ किसी चीज़ का होना दरकार नहीं था। ये इट्स अ बैड क्वेश्चन कि ये कहना कि जी नहीं कॉज़ होगा तो चीज़ें होंगी, बगैर कॉज़ के चीज़ हो सकती है। हाउएवर इलॉजिकल इट माइट साउंड टू अस लुकिंग एट द प्रेजेंट वर्ल्ड। एग्जाम्पल दीजिए उसका कि बिना किसी कारण के कोई बात हो जाए। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि जो कारण है ना, वो तभी है वो तभी है जब आपकी ये फंडामेंटल फोर्सेस और पार्टिकल्स मौजूद हों, तभी आपको चीज़ों के होने के लिए कारण चाहिए, क्योंकि वही तो एक दूसरे को अपोज़ कर रहे हैं। मैं आपको और आसान आसान आपको कर देता हूँ। देखिए, हम जो कॉज़ैलिटी का कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में लेकर आते हैं ना, वो कहीं न कहीं है न्यूटोनियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड है।
कि हम ये कहते हैं कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट को प्रिजर्व करता है और उसकी स्टेट को प्रिजर्व करने की प्रॉपर्टी को आम हालत में हम इनर्शिया बोलते हैं कि वो अपने अंदर चेंज को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो हम इसकी बेसिस पर ये अज्यूम करते हैं कि भैया मैटर की स्टेट में चेंज लाने के लिए आपको किसी फोर्स या किसी कारण की जरूरत है, क्योंकि मैटर की प्रॉपर्टी है कि आप जो है वो अपनी स्टेट को चेंज करने में, तब्दीली लाने को वो रेजिस्ट करता है। ठीक है, इसी को इनर्शिया बोलते हैं। अच्छा, फिर हम साथ ये कहते हैं जैसे जैसे उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर कम होता जाता है, मास उसका कम होता जाता है, तो उसकी स्टेट में तब्दीली लाने के लिए कम कारण की जरूरत है, कम फोर्स की जरूरत है। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब आप ऐसी स्टेट में चले जाते हैं कि जो मैटर ही नहीं है, जब मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, तो दरअसल ये जो कॉज़ैलिटी की जो प्रॉपर्टी है, और जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी जो कि अपने स्टेट में तब्दीली लाने के लिए आपको किसी कारण की ज़रूरत है, वो तो बड़ी मैटरली प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई चीज़ मैटर को प्रीसीड करती है जो मैटर नहीं है, तो फिर उसकी स्टेट में चेंज लाने के लिए तो आप मैटर की प्रॉपर्टीज तो उसपे नहीं लगा सकते ना। तो ज़ाहिर-सी ठीक बात है ठीक कि ठीक हमने तो यस जो सर। कुछ देखा, हमने तो जो कुछ अभी तक देखा है वो मैटर और एनर्जी ही है, और उसकी प्रॉपर्टी है कि उसमें स्टेट में चेंज लाने के लिए, लाने के लिए आपको कोई कारण या फोर्स चाहिए। लेकिन अगर मैटर खुद इमर्ज कर रहा है आउट ऑफ समथिंग, वी डू नॉट नो व्हाट दैट इज़, उस समथिंग पे हम मैटर की प्रॉपर्टीज तो नहीं लगा सकते ना। ये तो एक मैटर की छो प्रॉपर्टी है। एक छोटा-सा बचकाना शायद मैं आपको मतलब देना चाहूँगा बात कि +5 और -5 को जब ऐड कर देते हैं तो उसका रिज़ल्ट 0 होता है। तो इसी तरह से जब इस यूनिवर्स में 0 था, तो मैटर और एंटी मैटर अलग-अलग हो गए। कोई वो एंटी मैटर कहीं और चला गया और मैटर वाले पार्ट में हम लोग हैं। इस पे कमेंट कीजिए। देखिए, हम ये देखिए, कह नहीं ना सकते, ये तो नहीं मैं हाइपोथेटिकल बात है ना, मैं ज़रा कहीं एक चला गया वो, या एक 0 था, ये भी हाइपोथेटिकल बात है। नहीं, मैं ये एक बात कर देता हूँ, जो क्योंकि कुछ लोग ये बात करते हैं, ये जो हमारे जो कॉलर ने जो बात की है ना, जो क्वांटम फ्लक्चुएशन के बारे में एक सिंप्लीफाइड मॉडल एक ये पेश किया जाता है कि वो जो चीज़ हमें नथिंगनेस के तौर पे नज़र आ रही है, जिसको आप ज़ीरो कह रहे हैं, वो बेसिकली एनाहिलेटेड फॉर्म है ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, और उसमें से उस नथिंगनेस में से, बिकॉज हमें वो नथिंगनेस लग रही है, लेकिन वो असल में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की एनाहिलेटेड फॉर्म है, तो उसमें से क्वांटम फ्लक्चुएशन के जरिए री इमर्ज भी कर सकते हैं पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स without violating any law of conservation of energy। तो क्योंकि वो अगर आप ये पहले वो करें, क्या कहते हैं, पॉजिट, कि वो जो हमें, जिसको आप जीरो कह रहे हैं या सो कॉल्ड नथिंगनेस है, उस पर अलग से मैंने कहा बात करेंगे, क्योंकि टेक्निकली इसको बहुत सारे फिजिसिस्ट क्लासिफाई करते हैं 7 to 8 लेवल्स ऑफ नथिंगनेस। वैक्यूम से स्टार्ट होते होते प्योर एनर्जी और उसके भी बियॉन्ड। मगर ये है कि ये भी एक हाइपोथेसिस है। इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो नथिंगनेस असल में एग्जिस्ट नहीं करती, और जो जिसको आप नथिंगनेस कहते हैं वो बेसिकली पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स की एनाहिलेटेड स्टेट है। इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस, मगर क्या कहते हैं, जाहिर बात है उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है वो तो आपको वक्त देगा। बहरहाल क्वांटम फ्लक्चुएशन ऑब्जर्व होती हैं, ये बात दुरुस्त है। क्वांटम फ्लक्चुएशन, इसको कैज़िमिर इफेक्ट बोलते हैं, इसको आप गूगल कर सकते हैं। क्वांटम फ्लक्चुएशन में जो पार्टिकल इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस पॉप इन और पॉप आउट करते हैं, अपैरेंटली बिना किसी कारण के, वो तो ऑब्जर्व्ड है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।